हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका 50 डेज सीरीज में, जिसकी क्लास होगी आज 32 नंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को बिना किसी देर के। और देखिए, इसके बाद अब हम आज हमारी होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास पहली। वो आपको शाम तक मिलेगी। चाइल्ड डेवलपमेंट के हम जितने भी मुख्य टीजीटी के जो है जितना सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे 4-5 अपनी क्लास में। इसके बाद हम एक मैराथन क्लास लेंगे। तो जो है इस तरह से आप देखना ना भूलिएगा, हमारी क्लास आपको शाम को मिलेगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है वो क्लास आपके लिए। तो चलिए ये 50 डेज सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में जल संतुलन को बनाए रखता है? तो ऑप्शन हमारा ए है थायरॉक्सिन, बी है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, सी है इंसुलिन, डी है एड्रेनालिन। तो देखिए, जल संतुलन को कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? तो थायरॉक्सिन जानते हैं आप, आयोडीन, ठीक है। तो ये जो है हमारी थायराइड ग्रंथ को, आयोडीन की मात्रा को जो है बैलेंस में रखता है। और इंसुलिन आप जानते ही हैं, तो हमारे रक्त में क्या करता है? तो ग्लूकोज रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को या उसकी जो है मात्रा को बैलेंस रखता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या है? वो हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोटीन के पोषण मूल्य को निर्धारित करने की सबसे प्रमाणिक विधि कौन सी है? यानी कि प्रोटीन जो है उसका पोषण वैल्यू कितना होगा या पोषण मूल्य कितना होगा, उसका निर्धारित करने की सबसे प्रमाणिक और सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? ए है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, बी है बायोलॉजिकल वैल्यू, सी है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, फिर डी है केमिकल स्कोर। तो हमारा प्रोटीन की जो प्रमाणिक वैल्यू है उसके लिए सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बायोलॉजिकल वैल्यू। इस प्रमाणिक विधि के द्वारा हम प्रोटीन की वैल्यू को सही नाप सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोलेजन संश्लेषण में सहायक होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन के। तो कोलेजन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी कोलेजन के संश्लेषण में सहायक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान अधिक प्रोटीन युक्त भोजन के सेवन से होने वाली जटिलता को क्या कहा जाता है? ये गर्भावस्था के अनुसार जो है समय पर जब अधिक प्रोटीन हम ले लेते हैं तो उससे क्या जटिलता या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे शरीर में? ऑप्शन देख लेते हैं। प्री एक्लेमेंसिया, बी है हमारा केटोएसिडोसिस, सी है हाइपरग्लाइसीमिया, डी है फेनिलकोटोनुरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्री एक्लेमेंसिया। ये देखने को हमको या इसकी जटिलता हमको देखने को हमारे शरीर में मिलती है। ठीक है, प्रोटीन की जब अधिक मात्रा हम ले लेते हैं, प्रोटीन उच्च मात्रा ले लेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमको? प्री एक्लेमेंसिया जो है देखने को मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाचन एंजाइम के निर्माण में सहायक है? तो ऑप्शन हमारा ए है जस्ता, बी है सल्फर, सी है आयोडीन, डी है मैग्नीशियम। तो देखिए ये जो है बहुत ही कम मात्रा में ये हमारे मिनरल्स हैं, जिनकी हम हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा, मतलब बहुत बिल्कुल सूक्ष्म जो है, बिल्कुल कह सकते हैं एक तरह से सूक्ष्म मात्रा हमको चाहिए होती, लेकिन आवश्यक बहुत होते हैं हमारे शरीर के लिए। आवश्यक बहुत हैं, इनके बगैर बहुत सारी
समस्याएं हो जाएंगी, ये मिनरल्स हैं। तो देखिए जो पाचक एंजाइम का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्ता। जस्ता क्या करता है, पाचन एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगों का मिश्रण करते समय सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग की प्रक्रिया में कौन सा मुख्य रंग उपयोग किया जाता है। यानी कि जो रंगों का मिश्रण करते हैं तो सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग जो होती है उसमें हम कौन सा रंग मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है लाल, हरा, नीला। फिर हमारा अगला ऑप्शन है सायन, मैजेंटा, येलो। सी है लाल, पीला, नीला। डी है काला, सफेद और ग्रे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, देखिए लाल, पीला, नीला ये क्या है, तो ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं प्राथमिक रंग है। ठीक है, ये प्राथमिक रंग है। काला, सफेद, ग्रे कौन सा है, तो ये हमारे तटस्थ रंग हैं। ये इतना आप लोगों को पता होगा। तो इसके लिए जो हम कलर मिक्सिंग करते हैं तो सायना, मेजेंटा और येलो, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ड्रेप फैब्रिक किस गुण के कारण हल्का और लचीला महसूस होता है। ऑप्शन ए है पोर्सिटी, बी है ट्विस्टिंग टेंसाइल, सी है बायस कट, डी है थ्रेड काउंट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन सी बायस कट। बायस कट में क्या होता है, ड्रेप फैब्रिक जो है बायस कट के कारण जो है हल्का और लचीला महसूस होता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा कारक कपड़ों के एयर परमिएबिलिटी को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, बी है टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर है सी शेडिंग कैपेसिटी, डी है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, है ना। ऑप्शन पहला क्या है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, बी है टेंसाइल स्ट्रेंथ, सी है शेडिंग कैपेसिटी, डी है ग्रेडिंग सिस्टम। तो जो कपड़ा है उसमें जो है एयर परमेबिलिटी को क्या प्रभावित करता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। ये हमको यह जो है कपड़े की को प्रभावित करता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान में ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है। ए है संवेदी मोटर अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक अवस्था। तो देखिए ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा संवेदी मोटर अवस्था। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास में जोखिम लाने की प्रवृत्ति सामान्यतः किस आयु समूह में देखी जाती है, या जोखिम लाने की प्रवृत्ति जो होती है वो किस आयु में देखी जाती है। ऑप्शन ए है 2 से 5 वर्ष, बी है 6 से 12 वर्ष, फिर है 13 से 18 वर्ष, डी है 19 से 25 वर्ष। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 13 से 18 वर्ष। और इसको क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था भी कहते हैं, ना। 12 से 18 वर्ष भी देखने को आपको मिलती है और ऑप्शन में 13 से 18 है, तो इसे ही मान लिया था। इसमें क्या होता है, जोखिम लेने की प्रवृत्ति इसी आयु समूह में अधिकतर देखी जाती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कारक पारिवारिक बजट निर्माण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है परिवार का आकार, सामाजिक प्रतिष्ठा, आय का स्रोत, उपलब्ध बचत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पारिवारिक बजट निर्माण में सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है, तो प्रभावित करेगा परिवार का आकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिवारिक जीवन चक्र के किस सॉरी किस चरण में आर्थिक दबाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है मध्यवयस्कावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो ये जो है पारिवारिक जीवन चक्र आप जानते हैं किसने दिया है, तो ये दिए हैं विग्लो ने। ठीक है, ये विग्लो ने दिए हैं पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं बताई हैं। तो इसमें क्या होगा, मध्य वयस्क अवस्था, इस अवस्था में सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है खर्चे ज्यादा होते हैं, बच्चे सारे पढ़ते हैं,
जो है वो उनकी जो है शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। बच्चे विद्यालय स्तर से लेकर के मध्य जो है और आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाई करने लगते हैं, तो उन और परिवार भी धीरे-धीरे तो इस तरह से इस अवस्था में सबसे अधिक आर्थिक दबाव आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि के मॉडलिस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में होता है? जो प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट होता है, एक तरह से कह सकते हैं, उसमें विकास किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए है केंद्र से परिधि, फिर है परिधि से केंद्र, फिर है ऊपर से नीचे की ओर, फिर है नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र से परिधि की ओर, है ना। जैसे ये केंद्र है तो इससे धीरे धीरे करके परिधि की ओर बढ़ेगा। ये जो है हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल या प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर बच्चे का विकास होता है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कर्टिसोल, बी है सेरोटोनिन, सी है एड्रेनालाइन, डी है थायरॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया को क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन सी एड्रेनालाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फैब्रिक सबसे अधिक थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है? ए है कॉटन, बी है ऊन, सी है रेयान, डी है नायलॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊन। सबसे अधिक थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है ऊन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के नैतिक विकास की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए है पियाजे, बी है कोलबर्ग, सी है वाइगोत्स्की, डी है स्किनर। देखिए स्किनर ने क्या दिए हैं? तो सीखने के 3 नियम दिए हैं, है ना। स्किनर ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और पियाजे ने क्या दिया है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का जो है सिद्धांत दिया है। तो बच रहे हैं कोहलबर्ग, जिन्होंने जो है नैतिक विकास की प्रक्रिया को सर्वप्रथम स्पष्ट किया। या नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस से बचाव करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए, है ना। विटामिन B12 किससे बचाव करता है? तो ये बचाव करता है एनीमिया से। डी किससे बचाता है? तो डी बचाता है हमारा डिकैल्सिफिकेशन हो गया, रिकेट्स हो गया, इन चीज़ों से, हड्डियों की जो कमजोरी हो गई, इनसे बचाता है। के क्या करता है? तो रक्त स्कंदता, इससे बचाता जो है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो उसमें थक्का नहीं जमता है तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। देखिए फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व पाचन क्रिया में अम्लीय वातावरण बनाने में सहायक है? ए है क्लोरीन, बी है फास्फोरस, सी है आयरन, डी है कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? तो पाचन क्रिया में अम्लीय वातावरण बनाने में सहायक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में स्कीमा की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है पियाजे, बी है वाइगोत्स्की, सी है बंडूरा, डी है फ्रायड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पियाजे, है ना। पियाजे ने स्कीमा की अवधारणा दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व बालों और नाखूनों की मजबूती के लिए आवश्यक है? ए है कैल्शियम, बी है सल्फर, सी है मैग्नीशियम, डी है जिंक। तो जिंक से आप जान रहे हैं स्वाद के लिए होता है, कैल्शियम जो होता है हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। ये क्या करता है? बालों और नाखूनों की मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में टेराटोजोन्स का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए है भ्रूण की कोशिका विभाजन प्रक्रिया पर, बी है गर्भवती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली पर, सी है केवल तंत्रिका तंत्र पर, डी है रक्त परिसंचरण प्रणाली पर। तो देखिए टेराटोजोन्स का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा
भ्रूण की कोशिका विभाजन प्रक्रिया पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है गर्भावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए समझते हैं। कौन सा अमीनो एसिड्स मानव शरीर में नाइट्रोजन बैलेंस बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है? ए है ल्यूसीन, बी है लाइसिन, सी है अर्जिनिन, डी है ट्रिप्टोफैन। देखिए अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, तो 20 हमारे पाए जाते हैं। 10 क्या होते हैं, 10 होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं अनावश्यक, आप ये जानते हैं। और जो आवश्यक होते हैं उनको हमको बाहर से लेना पड़ते हैं, और जो 10 अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन बैलेंस में सबसे ज़्यादा भूमिका होती है अर्जिनिन की, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जिनिन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अवधारणा किससे रिलेट करती है? ऑप्शन ए है रक्तचाप नियंत्रण, बी है रक्त शर्करा स्तर पर कार्बोहाइड्रेट का प्रभाव, प्रोटीन संश्लेषण, वसा चयापचय। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त शर्करा स्तर पर कार्बोहाइड्रेट का प्रभाव। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस पर प्रभावित है या इस पर जो है कार्य करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आहार घटक शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नारियल तेल, बी है अलसी के बीज, सी है चावल का भूसा, डी है मकई का तेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अलसी के बीज। अलसी के बीज क्या करते हैं, तो ये शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मेमोरी फॉर्मेशन के जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है? फॉर्मेशन में, मेमोरी फॉर्मेशन में कौन सा ऐसा चीज है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेरोटोनिन, बी है डोपामिन, सी है एसिटाइल कोलाइन, डी है नरेप्रिनेफ्रिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एसिटाइल कोलाइन। ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर या मेमोरी फॉर्मेशन में जो है फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइबर की टेंसाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ किस कारक से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ऑप्शन हमारा ए है नमी अवशोषण, बी है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, सी है धागे की मोटाई, डी है इलास्टिसिटी। तो जो फाइबर है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो है किस पर प्रभावित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होते हैं, तो वो जो है प्रत्येक जो फाइबर होता है उसके प्रत्येक जो है उसको एक बॉन्ड के तहत बांधे रखते हैं। बॉन्डिंग एक चैन की तरह ऐसे ऐसे करके बन जाता है, जिसको जो है आपस में इंटरकनेक्शन होता है, और वही जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बच्चों में स्पीच डिले सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? स्पीच डिले जो होती है, या बच्चे जो बीच में ही छोड़ देते हैं स्पीच, या कह सकते हैं एक तरह से स्टेज पर जो उसके अंदर डर होता है, वो किस कारण होता है? तो ऑप्शन हमारा ए है आयरन की कमी, बी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सी है अधिक प्रोटीन सेवन, डी है उच्च कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का देखिए हम आपको समझा रहे हैं, इसमें होता है तंत्रिका, तंत्रिका शोथ एक तरह से कह सकते हैं, उनके दिमाग में या उनके अंदर एक डर बैठा होता है, तो वही जो है क्या कहलाता है, स्पीच डिले का प्रमुख कारण होता है। बाकी आयरन की कमी आप जानते हैं, इससे एनीमिया होती है, और अधिक प्रोटीन से भी बहुत सारी चीज़ें, और उच्च कैलोरी, ये सारी चीज़ें एक तरह से अन्य चीज़ों को प्रभावित करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? ए है कैल्शियम, बी है विटामिन ई, सी है सोडियम, डी है क्लोरीन। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई। ये क्या करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में स्पेस यूटिलाइजेशन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई? स्पेस यूटिलाइजेशन क्या है ना। तो आइए देख लेते हैं इसको जरा। ए है ऊर्जा संरक्षण, बी है स्थान की कार्यक्षमता बढ़ाना, सी है वित्तीय बचत, डी है खाद्य भंडार प्रणाली।
तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्थान की क्षमता बढ़ाना। ये क्या कहलाता है, स्पेस यूटिलाइजेशन, इससे जुड़ा हुआ है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आहार घटक कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है। ए है फाइटेटस, बी है विटामिन डी, सी है पोटेशियम, डी है फास्फोरस। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फाइटेटस। ये क्या करता है, फाइटेट्स तो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मुख्य रूप से किस न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन से संबंधित है। ऑप्शन ए है डोपामिन, बी है सेरोटोनिन, सी है नॉरेपिनेफ्रिन, डी है एसिटाइल कोलाइन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेरोटोनिन। ये क्या करता है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में न्यूरो जो ट्रांसमीटर असंतुलन है उससे संबंधित है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम का भार किस तत्व की उपस्थिति में जो है निर्धारित होता है, किस उपस्थिति से जो है उसके जो है निर्धारण होता है। तो ए है सिलिका, बी है फाइब्रान, सी है ग्लाइसिन, डी है सेरिसिन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम का भार किस तत्व की उपस्थिति से निर्धारण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सेरिसिन। सेरिसिन जो है एक तरह से कह सकते हैं गोंद है ना, इसी से जो है उसके भार का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की जैव उपलब्धता है ना, बायोअवेलेबिलिटी है ना, आयरन की जैव उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व तो आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे, ए है विटामिन सी, बी है विटामिन ए, सी है कैल्शियम। तो देखिए आयरन की जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए अन्य देख लेते हैं, ऑप्शन डी है फाइबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए विटामिन सी। ये क्या करता है, विटामिन सी जो है आयरन की जैव उपलब्धता बढ़ाने में निर्धारित भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रंग फोटोपिक विजन में सर्वाधिक संवेदनशील होता है। ऑप्शन ए है नीला, बी है हरा, सी है लाल, डी है बैंगनी। कौन सा रंग फोटोपिक विजन में सबसे संवेदनशील होता है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा हरा, करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है हमारी सीरीज का क्या होगा, तो ये जो है हमारी सीरीज का लास्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल टेक्सटाइल फाइबर की श्रेणी में आता है। ए है पॉलिस्टर, बी है नायलॉन, सी है विस्कस रेयन, डी है स्पेंडेक्स। तो देखिए ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बायोडिग्रेडेबल की जो है श्रेणी में आता है। तो देखिए पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, स्पेंडेक्स हो गए, ये सारे क्या है, तो ये जो है नायलॉन, पॉलिस्टर, स्पेंडेक्स, ये सारे क्या हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं रासायनिक रेशे हो गए। और जो विस्कस रेयान है तो ये क्या है, हमारा अर्ध सेलुलोजिक है ना, ये एक प्रकार से अर्ध सेलुलोजिक है। इसमें 50% क्या होता है, केमिकल्स होता है और 50% सेलुलोज होता है। तो इसलिए ये हमारा बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाता। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विस्कस रेयान, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारी आज की सीरीज कंप्लीट होती है। और आप लोगों को ये जो है इस हमारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो हमारे सपोर्ट में हैं। और अब हम शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी क्लास आज आपको मिल जाएगी। और हम पहले उसका जो है एक तरह से कह सकते हैं, चाहे एक तो एक कम्युनिटी पोस्ट पे ही डाल देंगे उसका पूरा सिलेबस, फिर जो है टीजीटी विशेष स्पेशल टीजीटी के लिए ही होगा। जितना टीजीटी में पढ़ना है मात्र उतना ही हम पढ़ेंगे, उससे बाहर का कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है आपकी तैयारी के लिए। तो हम एक स्मार्ट स्टडी की तरह उसको पढ़ेंगे पूरे टॉपिक्स को, फिर उसके बाद एक मैराथन क्लास हमारी होगी। तो फिर शाम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो के साथ।
ओके, तो इस तरह से क्या होगा, आप लोगों का जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।